बात करते हैं मानसिंह के जन्म की। तो मानसिंह का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1550 को। ठीक है। और कहते हैं कि जितने भी आमेर कछवार नरेश हुए, सबसे प्रतापी शासक यही था, शासी नरेश यही था। महोणोत नैन्सी के अनुसार मानसिंह का जो जन्म है वो मौजमाबाद सांबर में हुआ था। किसके अनुसार? महोणोत नैन्सी के अनुसार जो जन्म है वो कहाँ हुआ? मौजमाबाद में। मौजमाबाद सांबर के पास पड़ता है। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारमल ने अपने पुत्र मानसिंह का परिचय अकबर से कब करवाया था, मतलब मानसिंह पहली बार अकबर से 10 फरवरी 1562 ईस्वी में मिला था। ठीक है। कहाँ मिला था? रतनपुर में मिला था। कहाँ मिला था? रतनपुर में मिला था। कहते हैं कि श्याम वर्ण बेडोल मानसिंह को देखकर अकबर मुस्कुराया और उसने ये कहा कि मान सिंह, जब खुदा के यहाँ नूर बट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? तो उस समय प्रत्युत्तर में मान सिंह ने ये बात कही, नूर बटा उस वक्त मैं खुदा की इबादत में था, परंतु जब उदारता और वीरता बट रही थी तब मैं नूर के बदले इन दोनों चीज़ों को मांग लाया। इसलिए मैं मांगने वाले को जवाब और शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाता। जब ये बात उनकी सुनी तो अकबर बड़ा प्रभावित हुआ इनसे, और मतलब इनको अपनी सेवा में ले लिया। तो 12 वर्ष की आयु में ये अकबर की सेवा में चला गया था। अकबर की सेवा में चला गया। उसके बाद में मानसिंह लगभग 1562 में सेवा में गया और लगभग 1614 तक मुगलों की सेवा में रहा। मुगलों की सेवा में रहा 1562 से लेके, और 1614 तक मुगलों की सेवा में ये रहा। 1562 से लेके 1605 तक अकबर की सेवा में। तो 1562 से 1605 अकबर की सेवा की, और उसके बाद में 1605 से लेके 1614 तक जहांगीर की सेवा में रहा। ठीक है। मतलब कुल मिला के बात कर रहे हैं तो 52 वर्ष तक मुगलों की सेवा में रहा। मुगलों की सेवा कितनी की थी इसने? 52 वर्ष तक का। और राज कितना किया? 24 वर्ष तक राज किया किस पे? आमेर पे। ठीक है। कहते हैं कि फारसी फारसी तवारीख या जो इतिहास है, बदायूं व फरिश्ता ने मानसिंह के पिता को भगवंत दास कहा है कि इनके पिता कौन थे? भगवंत दास थे। अबुल फजल इसे भगवंत दास कहता है, जबकि भगवान दास किसे कहा गया? बदायूनी को कहा गया। बदायूनी ने कहा और फरिश्ता, इन दोनों ने मिलकर इसका पिता क्या माना है? भगवान दास को। जबकि अबुल फजल ने पिता किसको माना है? भगवंत दास को। देखो, दो नाम इतिहास के अंदर इनके मिल रहे हैं अपने को। ठीक है। आधुनिक इतिहासकार भी भगवंत दास को ही मान सिंह का पिता मानते हैं। तो भगवंत दास को ही सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है। मान सिंह को अकबर जो था उसने दो उपाधियां दी थी। अकबर द्वारा दो उपाधियां दी गई थी। पहला तो था मिर्जा, वह दूसरा था राजा। तो मिर्जा की उपाधि और राजा की उपाधि ये अकबर ने इनको दी थी।
साथ ही अकबर इसे फरजंद के नाम से फरजंद भी कहता था। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र, ध्यान रखिएगा। अकबर कहता था मान सिंह को मिर्जा व राजा, ये दोनों क्या थी, उपाधियां थी। क्या थी, उपाधियां। और ये इसको अलग से उसने टाइटल दिया था। उसके बाद में अगर बात करें तो यही मान सिंह यानी मिर्जा मान सिंह जो थे, ये इनके 9 रत्नों में भी शामिल थे। 9 रत्नों में शामिल थे, यानी अकबर के जो नवरत्न थे उसमें शामिल थे। अकबर के द्वारा अगर बात करें तो इसको 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था। 7,000 का मनसब इसे प्रदान किया गया था। और किसी भी राजपूत, अन्य किसी भी राजपूत को इतना बड़ा मनसबदार नहीं दिया गया था। इसके अलावा एक और भी था जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका। अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका को भी क्या दिया गया था, 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं 1568 की। देखिए सॉरी 1568 नहीं, 69। इस समय क्या हुआ कि रणथंभौर का अभियान होता है। रणथंभौर का अभियान अकबर करता है सुरजनहाड़ा के खिलाफ। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। तो इसमें कौन कौन शामिल है, एक तो भगवंत दास है, भगवंत दास प्लस में मान सिंह प्लस में अकबर। तो यहां पहली बार मान सिंह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है और सुरजन सिंहाड़ा जो है, ये सुरजनहाड़ा, ये अधीनता स्वीकार करता है अकबर की, क्योंकि रणथंभौर पर मुगलों द्वारा 6 महीने तक घेराबंदी की गई थी, लेकिन कोई सफलता हाथ में नहीं लग रही थी। तो मानसिंह ने रणथंभौर, ये सुरजनहाड़ा हैं जो रणथंभौर के राजा, इनसे बातचीत की और संधि के लिए एग्री किया था इन्होंने। बाद में 1570 में नागौर दरबार भी लगाया गया था अकबर के द्वारा, और इसके अंदर बीकानेर के, जैसलमेर के और मुख्यतः ये दो थे, है ना। और मारवाड़ के भी शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने तो अधीनता स्वीकार कर रही थी, कल्याणमल ने और जैसलमेर के हर राय भाटी, इन दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन मारवाड़ का कौन था, चंद्रसेन, आया जरूर था लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वापस चला गया था। फिर जून 1573 मान सिंह को भेजा गया था, कहाँ पे, संधि प्रस्ताव लेके अकबर प्रताप के पास में, संधि प्रस्ताव लेकर प्रताप के पास भेजा गया। और कितने नंबर का ये गए थे, दूसरा प्रतिनिधि मंडल था ये, प्रतिनिधि मंडल जो था वो गया था यहाँ पे। अब क्या होता है कि एक दिन मानसिंह जो होते हैं ये डूंगरपुर अभियान करके लौट रहे होते हैं, तो उस समय महाराणा प्रताप से मिलने के लिए ये बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप जो होते हैं वो इनसे मिलना नहीं चाहते और अपने पुत्र अमर सिंह फर्स्ट को इनको उदय सागर झील के किनारे मिलने के लिए कहते हैं। तो अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात होती है उदय सागर झील के किनारे, ठीक है। और इस बात का वर्णन जो है वो रणछोड़ भट्ट ने अपनी किताब अमर काव्य वंशावली में किया है। किसमें किया है, अमर काव्य वंशावली के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बात को आप नोट कर लेना कि डूंगरपुर अभियान करके लौट रहे थे मान सिंह, फिर उदय सागर झील के किनारे अमर सिंह फर्स्ट के साथ में क्या होती है, मुलाकात होती है। वर्णन की बात करें तो वर्णन करने वाले हैं रणछोड़ भट्ट, और बुक का नाम है अमर
काव्य वंशावली। इस बुक के अंदर क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर थोड़ा सा बहस हो जाती है, और बाद में यही बहस जो है ये जून 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य कारण बनती है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में होता है। अब इस युद्ध के अंदर एक तो अकबर है, आपको पता ही है, दूसरी तरफ प्रताप है। अकबर का सेनापति होता है मान सिंह, और प्रताप का सेनापति होता है हाकिम सूर। तो ये कौन है? ये सेनापति हैं। ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि अकबर जो है, क्योंकि इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम निकला नहीं, अकबर बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है मान सिंह से। और मान सिंह का जो मनसब होता है 7,000 का होता है, उसमें से 2,000 मनसब कम कर देता है। ठीक है। और मान सिंह के हाथी का नाम जो होता है, वो इस युद्ध में जो हाथी यूज कर रहा होता है मान सिंह, उसका नाम मर्दाना होता है, और महाराणा प्रताप जो घोड़े पर होते हैं उसका नाम होता है चेतक। फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो 21 तारीख को हुआ। 21 जून 1576 में युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ऐसा कहते हैं। और ये कैसा रहा? अनिर्णायक रहा। कैसा रहा? अनिर्णायक भी रहा। उसके बाद कहता है 1581 में मिर्जा हाकिम को परास्त करके काबुल का शासन सौंपा गया। किसे सौंपा गया? मान सिंह। मतलब ये कि 1581 के अंदर मान सिंह कहाँ का सूबेदार बन गया था? काबुल का सूबेदार बन गया था। ये वही, मतलब इतिहास ये कहता है कि काबुल में जहां अंग्रेज भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे ना, मतलब वहां मान सिंह ने अपने झंडे काबिल कर दिए थे। ठीक है। 1587 में मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया। ठीक है। 7 वर्ष तक यहाँ पे सूबेदार रहा है, 7 वर्ष तक। बाद में 1589 के अंदर भगवंत सिंह की मृत्यु हो गई, और 15 जनवरी 1590 को पटना में राज तिलक हुआ। पटना में क्या हुआ? राज तिलक हुआ। तो इस तरह से बाद में विधिवत तरीके से आमेर में होगा। 24 वर्ष तक इन्होंने राज किया। उसके बाद में रह जाते हैं अभियान। अभियान पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। यहां तक की बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी, और बाकी अब हम बात करते हैं मान सिंह के अभियान के बारे में, कि मान सिंह के अभियान क्या क्या थे, उन्होंने किस तरह के अभियान किए, और उनकी लाइफ में अकबर के साथ या उन्होंने इंडिविजुअली कौन कौन से अभियान किए थे। तो बात करते हैं मानसिंह जो थे। मानसिंह का पहला अभियान उड़ीसा अभियान। उड़ीसा अभियान पे बात करते हैं। उड़ीसा अभियान अप्रैल 1590 की बात है। कब? अप्रैल 1590 में इन्होंने क्या किया कि उड़ीसा के कतलू खान तथा उसका पुत्र था नासिर खान।
नासिर खान। इन दोनों को मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की थी। मतलब जब इन्होंने उड़ीसा अभियान किया, अप्रैल 1590 के आसपास में वो अभियान हुआ था। इसमें कुतलुक खान और नासिर खान यहाँ के शासक थे। उनको क्या किया, मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की। जिस समय मानसिंह जो थे बंगाल की सूबेदारी, जिस समय बंगाल के सूबेदार थे कौन, मानसिंह, उस समय की बात है कि इन्होंने बंगाल की राजधानी टांडा से हटाकर राजमहल, जिसको अकबर नगर के नाम से जाना जाता था, अकबर नगर के नाम से जाना जाता था, बनाई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसिंह ने बंगाल की राजधानी को क्या कहा या क्या बनाया था, तो आप क्या कहेंगे, राजमहल बनाई थी। पहले क्या थी, टांडा थी, और बाद में इसे क्या बना दिया गया था, राजमहल बना दिया गया था। बाद में एक बात और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बार बार कि मानसिंह जो था, मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी कितनी बार मिली, मतलब मानसिंह बंगाल का सूबेदार कितनी बार बना था। तो ये सूबेदार बना था जी 3 बार। कब बना था, 3 बार ये सूबेदार बना। आगे हम देखते हैं, अगर आगे की बात करें तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो था वो अकबर को दिलाने में मानसिंह ने बड़ी कूटनीति का परिचय दिया, और मानसिंह ने इस कार्य से हिंदू बड़े प्रसन्न हुए थे। मतलब पुरी का जगन्नाथ जो मंदिर था वो अकबर को दिलाने में मानसिंह ने पूरा योगदान दिया था। तो ध्यान रख लेना ये बात भी कि जगन्नाथ मंदिर जो था, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ये पुरी में पड़ता है। अकबर को दिलवाया, अकबर को दिलवाया था। ठीक है जी। अगले बात करते हैं, उड़ीसा के समीप, उड़ीसा के समीप एक राजा था जिसका नाम था रामचंद्र। ये खुर्दा का नरेश था, खुर्दा नरेश, नाम है रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। इसे भी अधीनता स्वीकार कराई थी, इसे भी क्या करवाई थी, अधीनता स्वीकार करवाई। फिर जो बैराट के पास में बने हुए हैं पंचमहल, यानी बैराट के पंचमहलों का निर्माण भी किसने करवाया था, मानसिंह ने निर्माण करवाया। ठीक है जी। अब क्या होता, जब भी एक बार दरगाह पे आता था, अजमेर आता था, तो यहाँ पे वो क्या करता था, नाइट स्टे करता था। 1552 के आसपास की बात है। 1552 में 1552 के अंदर इसने आमेर महलों का निर्माण करवाया, आमेर महलों का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं, 1604 के अंदर मानसिंह कूच बिहार, जो कि बंगाल में पड़ता था, के लक्ष्मी नारायण व केदार को पराजित करते हैं और शिला देवी की मूर्ति को वहां से लाते हैं। तो 1604 के आसपास की बात है। ये कहाँ पे गए हुए हैं, कूच बिहार, और कूच बिहार में कौन है, केदारनाथ है। केदारनाथ एक राजा था, उसको करते हैं पराजित, और शिला माता की जो प्रतिमा है, शिला माता की मूर्ति जो है वह कहाँ पे स्थापित करते हैं, आमेर दुर्ग में स्थापित करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि शिला माता की मूर्ति जो है 1604 में मानसिंह लेके आए थे। कहाँ से लाए थे, कूच बिहार से लाए थे, केदार को पराजित करके, है ना। एक नाम और भी लिख लेना, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण। पेपर सेटर का कोई पता नहीं है कौन सा नाम दे देगा, क्या बात है, आप तैयार रहो। आगे बात करते हैं, अकबर ने अपने अंतिम समय में लगभग 1605 में इसे बंगाल से बुलाया, और आगरा बुलाकर अपना जो इसका बेटा, इसका जो पुत्र है जिसका नाम है खुसरो, उसका संरक्षक नियुक्त कर देता है। तो 1605 के अंदर ये बंगाल से वापस आता है, बंगाल से वापस आता है। कौन बुलाता है भाई, अकबर बुलाता है। किस लिए बुलाता है, खुसरो का संरक्षक,
खुसरो का संरक्षक बनता है। कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे बनेगा? आगरा में संरक्षक बनता है। मानसिंह बाद में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और शासक मतलब जहांगीर की जगह पे एक्चुअल में क्या होता है कि अकबर बहुत लंबे टाइम तक राज कर लेता है। तो अब सलीम जो होता है, अगला सलीम का नंबर होता है, तो सलीम जब राजा बनने की कोशिश करता है तो उस समय जो खुसरो होता है, खुसरो मतलब शाहजहां, तो शाहजहां को ये राजा बनाने के लिए बात करता है कि भी खुसरो को क्या बनाओ? राजा बनाओ, है ना। तो खुसरो को क्या बनाना चाहता है? ये राजा बनाना चाहता है। और इसी बात को लेके जहांगीर के साथ में इसका मन मुटाव हो जाता है। तो जहांगीर इसे दक्षिण भारत के अभियान पर भेज देता है। ठीक है। और दक्षिण भारत में किसके विरुद्ध भेजता है? मलिक अंबर के विरुद्ध भेज देता है। ठीक है। बाद में जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए क्या करता है? मानसिंह अपनी पुत्री, जो इसकी मतलब पौत्री कह सकते हो, इसका पुत्र होता है जगत सिंह, उसकी बेटी होती है, उसके साथ जहांगीर का विवाह कर देता है। और जहांगीर बदले में इसे एक अरबी घोड़ा और मानसिंह के पुत्र भाव सिंह को 2000 का मनसब देता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं आपको, कि मान सिंह जो होता है अपनी पौत्री का विवाह किससे करता है? जहांगीर से करता है। तो जहांगीर क्या देगा? अरबी घोड़ा देगा। किसको? अरबी घोड़ा देगा मान सिंह को। ठीक है। और 2000 का मनसब देगा भाव सिंह को। भाव सिंह कौन है भाई? मान सिंह का पुत्र था, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए दक्षिण अभियान पर जब भेजा था, तो दक्षिण अभियान पर मान सिंह किसके विरुद्ध गया था? ये गया था मलिक अंबर के विरुद्ध। मलिक अंबर के विरुद्ध इसको भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मानसिंह ने अकबर के जो दीन इलाही धर्म था उसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है ना। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार नहीं किया। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट अगर बात करें कि दादू दयाल जो थे, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, दादू दयाल के समकालीन कौन से आमेर शासक थे? तो दादू दयाल के टाइम, इन्हीं के टाइम में, यानी दादू दयाल जो था उन मानसिंह के समय में क्या लिखते हैं? दादू वाणी लिखते हैं, दादू वाणी की रचना करते हैं। ध्यान रखिए, दादू वाणी की रचना करते हैं। इनके अगर दरबारी की बात करें, अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, ध्यान रखिएगा। जो दरबारी थे इनके, उनके अंदर नाम आता है मुरारी दान का। सॉरी, मुरारी दान लिखना था। क्या नाम है? मुरारी दान। तो मुरारी दान जो थे उन्होंने लिखा था मान प्रकाश लिखा। और एक नाम था जगन्नाथ ने लिखा था मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो दरबारी थे इनके दो दरबारी हैं। पहले का नाम है मुरारी दान, जिन्होंने मान प्रकाश लिखा। फिर है जगन्नाथ, जिन्होंने मान कीर्ति मुक्तावली लिखी थी। और भी इनके बहुत से दरबारी थे। एक का नाम था हरिनाथ और एक का नाम था सुंदरदास। ये भी इनके क्या थे? विद्वान दरबारी थे। एक दरबारी थे दलपत राज भी इनके क्या थे? एक दरबारी थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी पत्र प्रशस्ति। कौन सी? पत्र प्रशस्ति। और लिखी थी पवन पश्चिम। ये दोनों रचनाएं जो की थी ये दलपत राज ने की थी। ठीक है। और एक इनके दरबार में कवि भी था। दरबारी कवि पूछ लिया जाए तो दरबारी कवि में नाम आता है अपने हाया बारठ का।
हाया बारट, हाया बारहट, ये इनके दरबारी कवि थे। एक साहित्यकार, साहित्यकार की बात करें तो साहित्यकार थे इनके पुंडरक विठल, पुंडरक विठल भी इनके क्या थे, एक साहित्यकार थे। इन्होंने काफी रचनाएं की। अगर रचनाओं की बात करें तो पहली रचना थी इनकी राग मंजरी। कौन सी? राग मंजरी। दूसरी है राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय। तीसरी लिखी इन्होंने नर्तन, नर्तन निर्णय। और फिर इन्होंने लिखा था दूनी प्रकाश, दूनी प्रकाश। दूनी प्रकाश भी इन्हीं की रचना थी, ठीक है ना। तो आप ये बात जो मैंने आपको कुछ एक साहित्यकार बताए हैं या कवि बताए हैं या विद्वान दरबारी बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है हाया बारट किसका दरबारी कवि था, पुंडरीक विठल किसका साहित्यकार था, दलपत मिश्र ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, या पवन पत्र किसने लिखा, सॉरी पवन प्रशस्ति किसने लिखी थी, सॉरी पत्र प्रशस्ति किसने लिखी थी, पवन पश्चिम किसने लिखी थी, है ना। तो ये सारी की सारी किताबें पूछी जाती है। पुंडरक विठल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी 3-4 किताबों की रचनाएं की हैं, जिसमें राग मंजरी है, राग चंद्रोदय है, नर्तन निर्णय है और दूनी प्रकाश है। क्या है? राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश। ये इनकी कुछ एक किताबों के नाम थे, ठीक है। बाद में पुष्कर के अंदर इन्होंने, पुष्कर में मान महलों का निर्माण करवाया था। इन्होंने मान महलों का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। बिहार में भी इन्होंने कुछ निर्माण करवाए थे। बिहार के अंदर भी इन्होंने क्या किया था? बिहार में इन्होंने बनवाया था मान नगर, मान नगर बनवाया, ठीक है। और वर्तमान के अंदर जो आप, अभी मैंने बताया भी था कि अकबर नगर की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। और पंचमहलों का निर्माण करवाया था बैराट के पास में। पुष्कर में मान महल हो गए। शीला देवी जो है, जिनकी प्रतिमा ये कहाँ से लाए थे? अपने कूच बिहार बंगाल से लाए थे, राजा केदार को पराजित करके। तो शीला देवी जो है, शीला देवी जो माता है वो क्या है? कछवाहा वंश की इष्ट देवी कह सकते हो आप, इष्ट देवी। और कुल देवी तो अपने को पता ही है, जमवाई माता है ना। और शीला माता का क्या था? शीला माता में एक बात ध्यान रखिएगा, शीला माता की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले नर बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? नर बलि दी जाती थी पहले। और साथ में चलते थे 2.5 प्याले शराब के, 2.5 प्याले शराब का भोग यहाँ पे लगाया जाता था। वर्तमान में दोनों ही चीजें क्या है? बंद हैं। मानसिंह का बेटा था जगत सिंह द्वितीय, वो मारा गया था, तो उसकी याद के अंदर फिर जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, ध्यान रखिएगा। मान सिंह का पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड। और इसकी स्मृति के अंदर क्या बनाया गया था? जगत शिरोमणि मंदिर बना गया था। क्या बनाया गया था? जगत शिरोमणि मंदिर। अब इसके अंदर है कृष्ण जी की प्रतिमा, और ये कृष्ण प्रतिमा वही है जो मीरा जी के पास थी। जो मीरा जी के पास में कृष्ण की प्रतिमा थी, वही यहाँ पे क्या है? प्रतिमा रखी गई है। उसके बाद में वृंदावन की बात करते हैं। तो वृंदावन के अंदर इन्होंने राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया, राधा गोविंद देव जी का मंदिर इन्होंने वृंदावन में बनवाया था। इनकी पत्नी का नाम कनकावती थी। मतलब ये जगत सिंह की अगर माता की बात करूं ना, जगत सिंह की अगर माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था कनकावती, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कनकावती ने ही 1599, कनकावती ने ही 1599 में इस मंदिर का क्या करवाया था? 1599 में इसका निर्माण करवाया था। इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीरा मंदिर भी इसको कहा जाता है। बाद में बिहार में जब अभियान हुआ तो पटना के वेंकटपुरा गांव के अंदर शंकर भवानी का मंदिर बना था। पटना में
शंकर भवानी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है जी। और गया जी में इन्होंने मंदिर बनवाया था महादेव जी का, महादेव का मंदिर इन्होंने वहां पे बनवाया था। फिर बात आती है ब्लू पॉटरी की। ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी की बात करें तो ये ईरान से आई थी। कहाँ से आई थी? ईरान से। ठीक है। और इन्हीं के टाइम में एक आई थी मीनाकारी, ये लाहौर से आई थी। ठीक है ना। मीनाकारी भी ईरान से आई थी, सॉरी, ये ईरान से आई थी। ये दोनों अकबर के टाइम की है, अकबर के समय की है ये। अकबर के समय में आई थी, बाद में मानसिंह इसको आमेर लेके आया था। ठीक है। अब ब्लू पोट्री की अगर बात करें तो एक नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत बहुत गजब के आर्टिस्ट थे इस ब्लू पोट्री के। ठीक है। इन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड कर दिया था। 1613 के अंदर अगर बात करें, 1613 के अंदर जमवा रामगढ़ प्रशस्ति के अनुसार ये बात कही गई है कि मान सिंह जो थे ये दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए बेटे थे। ठीक है जी। अब अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई इनकी एलिचपुर में। एलिचपुर में मृत्यु हुई थी। एलिचपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, अहमदनगर है, अहमदनगर में पड़ता है। 6 जुलाई 1614 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मेरे हिसाब से आपको मान सिंह करीब करीब सारा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिटेन कर देता हूँ इसको, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो आपको बिल्कुल ईजी रहेगा लर्न करने में। बात करते हैं इनके अभियानों की। उड़ीसा अभियान जो हुआ ये अप्रैल 1590 में हुआ। वहां पर कौन था? कुतलुक खान था और उनका बेटा नासिर खान था, जिनको दोनों को ही पराजित किया और मुगल अधीनता स्वीकार करवा दी। बाद में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है और इनको इस जब ये मानसिंह बंगाल का सूबेदार बनता है तो बंगाल की राजधानी टांडा को क्या बना देता है? राजमहल में ट्रांसफर कर देता है। और ये राजमहल है यहाँ पे, इसका नया नाम अकबर नगर जो था ये मानसिंह की देन था। मानसिंह बंगाल का सूबेदार 3 बार बनता है और यहाँ पुरी में एक मंदिर था जिसका नाम था जगन्नाथ मंदिर। वह अकबर को दिलाने के लिए इसने अपनी कूटनीति का भी परिचय दिया। उड़ीसा के समीप एक जगह है जिसका नाम है खुर्दा। खुर्दा का राजा था रामचंद्र देव, उसे भी इसी के द्वारा अधीनता स्वीकार करवाई गई। बैराट के पंचमहलों का निर्माण मानसिंह के द्वारा कराया गया। 1552 में आमेर महलों का निर्माण करवाया गया। 1604 में कूच बिहार के केदारनाथ को पराजित किया, शिला माता की मूर्ति लेके आया और आमेर दुर्ग के अंदर स्थापित की। पूछ लिया जाता है आमेर दुर्ग में कहाँ स्थापना की गई थी, तो आप याद कर लीजिएगा, जलेब चौक में इसकी स्थापना की गई थी। 1605 में बंगाल से इन्हें वापस बुला लिया जाता है। अकबर कहता है मेरी तबीयत खराब है, प्लीज आ जाओ। तो ये वापस 1605 में कहाँ आता है? बंगाल आता है। बंगाल आता है तो अकबर इसे कहता है कि खुसरो का संरक्षक बनो, तो खुसरो का संरक्षक बनता है और आगरा में रहता है। मानसिंह बाद में जब, इससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ मैं, तो जहांगीर और खुसरो के बीच में एक मनमुटाव होता है राजा बनने के लिए। तो जब राजा बनने के लिए मनमुटाव होता है तो खुसरो का संरक्षक बनाया जाता है मानसिंह को। तो मानसिंह का दावेदार कौन होता है? खुसरो, और खुसरो दावेदार होता है गद्दी का। जब जहांगीर को गद्दी पर बिठाने की बात होती है तो खुसरो गद्दी पर बैठने का दावा करता है, तो इसको सपोर्ट कौन करता है? मानसिंह इसको सपोर्ट करता है। इसी वजह से जहांगीर और मानसिंह के बीच में मनमुटाव हो जाते हैं। मनमुटाव हो जाते हैं तो जहांगीर इसे दक्षिण अभियान के लिए भेजता है मलिक अंबर के विरुद्ध। इतनी बात होने के बाद में तनाव थोड़े गंभीर हो जाते हैं तो मान सिंह अपनी पोत्री, जगत सिंह की बेटी होती है, जगत सिंह इसका बेटा था, उसकी बेटी अर्थात इसकी पुत्री का विवाह ये जहांगीर से करता है। जहांगीर का मन मुटाव थोड़ा सा कम होता है और अरबी घोड़ा जो है वो मान सिंह को गिफ्ट कर देता है। बाद में इसका बेटा एक और होता है जिसका नाम है भाव सिंह। भाव सिंह को ये 2000 का मनसब प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। कहते हैं अकबर के दीन इलाही जो धर्म बनाया था अकबर ने, दीन इलाही, तो उसको कहते हैं कि भाई
मानसिंह को कहता है अकबर की भी तू स्वीकार कर। वो कहता भाई साहब मैं तो जिस भगवान ने मेरे को जहाँ भेजा है ना, मैं ओके रिपोर्ट हूँ। ठीक है। दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल के समकालीन जो थे वो मानसिंह थे, और इन्हीं के टाइम के अंदर इन्होंने दादूवाणी की क्या थी, रचना की थी। अब दरबारियों की बात करते हैं। तो दो दरबारी मुख्यतः आते हैं, एक मुरारी दान, एक जगन्नाथ। मुरारी दान ने लिखा था मान प्रकाश, और जगन्नाथ ने लिखा था मान कीर्ति मुक्तावली। दोनों ही किताबें अपने अपने स्तर पर अच्छी पूछी जाती हैं पेपर में। अदर पूछ ले तो हरिनाथ और सुंदरदास इनके दरबारी थे। दलपत राज भी इनका दरबारी था, जिसने पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम लिखा। दरबारी कवियों में बात करें तो हाया बारेट का नाम आता है। साथ ही साहित्यकार की बात करें तो पुंडरीक विट्ठल की बात आती है। पुंडरीक विट्ठल के द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई, जिसमें से पहली किताब का नाम है राग मंजरी, दूसरी है राग चंद्रोदय, तीसरी है नर्तन निर्णय, और चौथी है धूनि प्रकाश। पुष्कर के मान महलों की बात करें तो निर्माण करवाया गया था मान सिंह के द्वारा। मान नगर बिहार में है, इसका निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया। शिला माता जो है ये कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। शिला माता के पहले यहाँ नर्मली और 2.5 प्याले शराब का सेवन किया जाता था, वर्तमान में दोनों ही बंद हैं। मान सिंह के पुत्र का नाम जगत सिंह सेकंड था। इनकी माता का नाम कनकावती था, और 1599 के अंदर जब जगत सिंह द्वितीय की अकारण मृत्यु हो जाती है तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और जगत शिरोमणि मंदिर में जो कृष्ण जी की प्रतिमा है, यह मीरा जी के कृष्ण जी थे, इसी वजह से इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। वृंदावन में राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर है वह भी मान सिंह ने बनवाया। पटना में शंकर भवानी जी का मंदिर है, यह भी मान सिंह ने बनवाया। गया में महादेव जी का मंदिर है, यह भी मान सिंह ने बनवाया। ब्लू पोट्री और मीनाकारी ये दोनों हस्तकलाएं हैं, जो दोनों ही ईरान से आई थी और अकबर के समय में आई थी। जब अकबर के समय में आई तो यह मान सिंह इसे कहाँ लेके आ गए, जयपुर लेके आए। और जयपुर के एक बहुत प्रसिद्ध फेमस ब्लू पोटरिस्ट हुए थे, जिनका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। इन्होंने विश्व स्तर पर इसको पहचान दिलवाई थी। 1613 के अंदर जमवा रामगढ़ जो प्रशस्ति है उसमें मान सिंह के दत्तक पुत्र होने की बात कही गई है। क्वेश्चन बन सकता है कि मान सिंह दत्तक पुत्र था, इसकी पुष्टि किस प्रशस्ति के द्वारा होती है, तो आप कहेंगे जमवा रामगढ़ प्रशस्ति, जो कि 1613 की है। मृत्यु इनकी होती है एलिचपुर के अंदर, जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर में पड़ता है। 6 जुलाई 1614 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आपके जो मान सिंह है ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं। इनके बाद जो शासक बनेगा उनका नाम है भाव सिंह। क्या नाम है? भाव सिंह। भाव सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1614 से लेके 1621 के बीच का टाइम पीरियड है। 1621 से लेके क्या टाइम पीरियड है इनका? 1621 से लेके और 1621 से 1614 से लेके 1621 के बीच में भाव सिंह का समय आता है। कहते हैं कि भाव सिंह जो थे जब गद्दी पर बैठे, लेकिन शीघ्र ही ये निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो मानसिंह प्रथम की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र जय सिंह, तो ये तो क्या हो जाएगा, निसंतान डेथ हो जाएगी इसकी, निसंतान मृत्यु हो जाती है इनकी। ठीक है। तो मानसिंह प्रथम का एक बेटा है जिसका नाम है जय सिंह। जय सिंह ये 2 साल का होता है, और इनकी माता का नाम था दमयंती। पिता थे मान सिंह और माता का नाम था दमयंती। दमयंती। ठीक है। ये दोनों थे। जय सिंह जो था ये 2 वर्ष का था, तो दमयंती क्या करती है, इसे लेके 2 साल चली जाती है, क्योंकि 2 ही वर्ष का था, और उसे ये डर था कहीं राजनीति के चलते ये मेरा पुत्र कहीं मारा ना जाए। बाद में जब भाव सिंह मारा जाता है तो ये वापस जयपुर या आमेर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में ये राजा बनता है, और राजा बनेगा मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से, और इसका टाइम पीरियड था 1621 से लेके 1667 तक। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। बात ये है कि जितने भी हम राजा पढ़ रहे हैं, रूलर्स पढ़ रहे हैं, इनके कर्म आपको याद होने चाहिए। कर्म इट मीन्स इनका टाइम पीरियड क्या था, कौन सा राजा कब आया, समकालीन कौन थे, कौन इतिहासकार थे। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है।
तो 1621 से लेके 1667 के बीच अगर बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह का नाम आता है। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे ये दौसा से आते हैं और 23 दिसंबर 1621 को क्या करते हैं, इनका अभिषेक होता है और ये यहाँ पे बैठते हैं। एक बात मैं आपको छोटी सी कहना चाहता हूँ कि जो ये मानसिंह जो मैंने बताया जयसिंह के बेटे मानसिंह थे, इसका आंसर कुछ बुक्स में महासिंह मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानसिंह का बेटा नहीं था ये, महासिंह का बेटा था। ठीक है, कोई बात नहीं, महासिंह वाली डिटेल है मैं आपको थोड़ा सा करके एनालाइज करके और आपको फिर मैं पूरी बता दूंगा इसके बारे में कि महासिंह कौन था, क्या बात थी। ठीक है, तो 1623 की अगर बात करें तो 1623 के अंदर 23 दिसंबर 1621 को ये क्या करता है, आमेर की गद्दी पर बैठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 मुगल शासकों मुगल के अधीन सेवा करेगा। 3 मुगल कौन से थे, पहले जहांगीर के समय में, दूसरा शाहजहां के समय में और तीसरा औरंगजेब के समय में। मतलब पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा कछुआ शासक था जिसने 3 मुगलों की सेवा की थी, तो पहले जहांगीर, दूसरा शाहजहां और तीसरा औरंगजेब। और कौन नहीं था, ये थे मिर्जा राजा जयसिंह। जब कहते हैं जहांगीर ने जयसिंह को सर्वप्रथम 1623 में गद्दी पर बैठते हैं और अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध बैठ देते हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 1623 का अभियान किया इन्होंने। 1623 का अभियान जो था ये दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में किसके विरुद्ध था, तो आप लिखेंगे मलिक अंबर के विरुद्ध था। मलिक अंबर के विरुद्ध था और ये कहाँ था, अहमदनगर के आसपास, अहमदनगर। ठीक है जी, आपको इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। उसके बाद 1623 के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 1627 में जहांगीर डेथ हो जाती है 1627 में, और बाद में सम्राट कौन बनता है, शाहजहां। 1623 में शासक बनता है। जैसे ये शासक बनेगा ये जयसिंह को 4000 का मनसब प्रदान करेगा, 4000 का मनसब प्रदान करेगा और जाटों के विरुद्ध भेजेगा, जाटों के विरुद्ध भेजेगा। ठीक है जी, जाटों का दमन करने के बाद इसको बुरहानपुर अभियान पे भेजा जाएगा। फिर ये जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर अभियान पे जाएगा ये। बुरहानपुर अभियान कितने वर्ष का रहता है, 2 वर्ष का अभियान रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1631 के अंदर जयसिंह जो था यह खाने लोधी का मुकाबला करता है। खाने जहां लोधी, खाने जहां लोधी के साथ में इसका क्या होता है, मुकाबला होता है। ठीक है जी, 1634 के अंदर सूजा के नेतृत्व में, ये शाहजहां का बेटा शुजा के नेतृत्व के अंदर, शाह शुजा के नेतृत्व में परेंडा, परेंडा का घेरा होता है। ठीक है जी, और यहाँ पर परेंडा का घेरा होता है और शाह जी से मुकाबला होता है। किसके साथ, शाह जी के साथ में मुकाबला होता है और यहाँ पे इसका मनसब जो है 1000 बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अर्थात अब मनसब कितना हो गया, 5000 का मनसब हो जाता है। 5000 का यहाँ पे क्या हो जाता है, मनसब हो जाता है। 1636 की बात करें तो 1636 के अंदर बीजापुर और गोलकोंडा अभियान, गोलकोंडा अभियान, यहाँ भी ये हरावल दस्ते को संभालता है, ध्यान रखिएगा। और खाने जहां लोधी वाला मुकाबला हुआ यहाँ भी ये हरावल दस्ते को संभालता है। हरावल दस्ते का मतलब होता है सेना का अग्रिम भाग। ठीक है ना। 1637 के अंदर ये कंधार अभियान करेगा, कंधार अभियान करेगा। ठीक है, और इसी समय कंधार अभियान करेगा तो इसको यहाँ पे मिर्जा की उपाधि मिलती है, मिर्जा की उपाधि। और मिर्जा की उपाधि देगा कौन, शाहजहां।
ठीक है जी। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है और लगता है कि यूज़फुल है, आपको मुझसे जुड़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए नई से नई बातें, नई से नई क्लासें लेके आ सकूँ। अभी सीटी, वीडियो, ईओआरओ, आरएएस बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं। अभी टीचर्स ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी वैकेंसी आएंगी, पीटीआई वैकेंसी आएगी, है ना? तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। सबकी तैयारी करेंगे अपन, लेकिन तैयारी होगी कंटिन्यूटी से, जुड़ने से। आप बात कीजिए, बताइए मुझे क्या अपने को किस सब्जेक्ट पे क्लास लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। वैसे मेरी कोशिश ये है कि पूरा राजस्थान मैं आपको लाइव ही कराऊंगा, और आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लासें भी मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। करंट की क्लासेस भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, कि करंट भी आपको रोज से रूटीन में करंट शुरू हो जाए। कुछ पेपर को एनालाइज करें, पुराने क्वेश्चन पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे। तो हर तरह की संभव जो भी तरीके हो सकेंगे, अपन सब चीज़ें पॉसिबल करेंगे जो अपने लिए बेहतर रिजल्ट बना सके, है ना? चलिए आगे देखते। 1637 तक हमने देख लिया, फिर बात करते हैं 1647 में। 1647 में क्या होता है, वापिस 1647 की अगर बात करें, तो मध्य एशिया का अभियान किया था इसने, मध्य एशिया का अभियान। ठीक है, मध्य एशिया का अभियान करता है, और 49 के अंदर कंधार को फिर घेरा डाला जाता है। देखिए मैं बहुत वैसे तो कोचिंग क्लासेस बहुत लंबा लंबा करवा रहे हैं सब कुछ। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब आपसे यार ऐसा पूछ ले कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जो कंधार अभियान किया गया था, कब किया गया था, तो आप बता सकते हैं 1647 में किया था। उसी टाइम पे मिर्जा की उपाधि दी शाहजहां ने। तो मैं टू द पॉइंट, और लिख भी मैं इसी हिसाब से रहा हूँ। जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये नोट्स आपको लाइव क्लासेस पे मिलेंगे, है ना? जो लाइव क्लासेस लेते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में इनको नोट डाउन करते जाओ। मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। बुक्स, किताबें बहुत कुछ भरा पड़ा है, नोट्स वोट्स सब बहुत है मार्केट में, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी का तरीका ये है कि शॉर्ट एंड स्वीट। आपको इतने छोटे नोट्स बना के दे दूंगा मैं, कि आप मतलब एग्जाम से पहले पूरा इतिहास रिवीजन कर देंगे 2 4 5 दिन के अंदर। राजस्थान में 4 ही तो राजवंश हैं मुख्य, जिनको हम पढ़ते हैं। एक मेवाड़ हो गया, एक आमेर है, एक मारवाड़ है, एक बीकानेर है। ये 4 5 हाड़ौती को थोड़ा बहुत देखते हैं, देख लेते हैं तो, है ना? तो बाकी जो हम ये 4 राजवंश जब पढ़ते हैं, तो आसपास के राजवंश ऑटोमेटिक इसमें कवर हो जाते हैं। राठौड़ वंश हो गया, कछवाहा वंश हो गया, है ना? तो अपन बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लेकिन डिटेल से करेंगे। डीप डेप्थ पूरी रखूंगा मैं, ऐसा नहीं है डेप्थ नहीं है। किसी किताब को नहीं छोड़ेंगे अपने, चाहे वो कोई भी हो। जो मेरे को लगता है ना कि यार ये किताब में एक क्वेश्चन भी काम का है, अब मैं वो भी पढ़ा डालूंगा आपको, क्योंकि मैंने भी पढ़ना होता है। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ लोगे साथ में, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, है ना? तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल मेरे साथ बैठो, 1 घंटा के, 2 घंटे के, 5 घंटे बैठ के पढ़ा करेंगे अपन। इससे आपकी भी कंटिन्यूटी बनेगी। आप कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। देखो बुरा कमेंट करने वाला ना ना आए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं है वो नहीं पढ़े। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो आप मुझसे जुड़ो। डिमोरलाइज तो दुनिया वैसे ही बहुत है, हमारा हो नहीं रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्या होगा, पेपर ऐसा हो रहा है, पेपर वैसा हो रहा है। जिन्होंने करना ही नहीं है उनके पास तो 100 बहाने हैं। आज आप मेरे बारे में, इस क्लास के बारे में कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे मैं सोचूंगा कि अपने को क्या ज़रूरत है ना? बढ़िया कमेंट, स्टडी से रिलेटेड हो, ऐसे आलतू फालतू अपने को बात करनी नहीं है ना? तो अपने अपने टारगेट्स क्या हैं, कौन किसकी तैयारी कर रहा है, इस तरह की बातें बढ़िया, ताकि एक माहौल बन सके, इन्वायरमेंट बन सके पढ़ने का। ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से सक्सेस होने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है ना,
वैसे ही सांस लेने के लिए एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं तो क्या होता है, लंग्स खराब हो जाते हैं। वैसे ही अगर पॉल्यूटेड ऐसा ऐसे अलग अलग माहौल में रहेंगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, एकदम तंदुरुस्त होके पढ़िए। आपको शेड्यूल बना के दूंगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, कितना हमें करना है, पॉसिबिलिटी कैसे मिलेगी, सब बातें करेंगे, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपके जो कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैं। जब भी मुझे समय मिलता है मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने अभी तक ये बात कर ली कि 1649 के अंदर कंधार का घेरा डाला गया था। उसके बाद में हमारे पास में बात आती है 1653 के आसपास की बात है। तो इसमें क्या होता है, दारा का पुत्र है सुलेमान शिकोह, ये शाहजहाँ का पुत्र था। तो इसके साथ में काबुल की सूबेदारी में सहयोग किया था इसने। तो मैं लिख देता हूँ सीधा सुलेमान सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आए तो वो साथ के साथ नोट्स बना ले। ठीक है। क्लास वैसे तो अपलोड कर दूंगा मैं ये। हाँ, तो आराम से अपना जो भी जिसको समझ में आता है ना वो अपनी लैंग्वेज में बना ले। मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बना रहा हूँ, ये रिवीजन नोट्स हैं आपके। तो सुलेमान शिकोह जो था ये दारा शिकोह का क्या था, बेटा था। और इसके साथ में ये क्या करता है, काबुल की सूबेदारी संभालता है। काबुल की सूबेदारी सूबेदारी संभालता है ये। उसके बाद में 1656 की बात करते हैं। 1656 में शाहजहां हो जाता है रोगग्रस्त। 56 में शाहजहां रोगग्रस्त हो जाता है। अब रोगग्रस्त हो जाता है, पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है। उत्तराधिकारी संघर्ष पूछा जाता है, कब होता है, 1657 के आसपास होता है। ठीक है। बाद में जयसिंह ने शाही सेना का सहयोग दिया था। जयसिंह किसको सहयोग देगा, शाही सेना को। अब शाही सेना का मतलब समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या था कि शाहजहां जो था ये अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को राज्य देना चाहता था। और जयसिंह से इन्होंने क्या कहा था कि आप, एक ये हुए, एक जसवंत सिंह हुए, तो इनसे एक ही बात कही गई थी कि आप शाही सेना का साथ देंगे, क्योंकि दारा शिकोह के साथ क्या थी, शाही सेना थी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि शाही सेना का साथ दिया। और सूजा जो था, सूजा की सेना को बहादुरपुर बहादुरपुर ये बनारस के आसपास का एरिया था, वहां पे क्या करते हैं, मतलब इसको घेर लेते हैं। तो इस अवसर पर इसको 2 करोड़ रुपए हाथ में लगे थे। 2 करोड़ रुपए हाथ लगे। और साथ में मनसब मिला इसको, कितना, 6,000 का। मतलब मैंने ये बताया था आपको 5,000 का मनसब कब हुआ, तो जब ये सूजा को पकड़ता है बहादुरपुर में, तब इसको 6,000 का मनसब प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है। और मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, जयसिंह जो थे प्लस जसवंत सिंह, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, भूलोगे नहीं, इन दोनों ने दारा शिकोह का साथ दिया था। ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह का साथ दिया था। कहाँ पे, धर्मत के युद्ध में। धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और किस किस के बीच में हुआ था, औरंगजेब के बीच में हुआ था। ठीक है। और बाद में फिर औरंगजेब इन दोनों से नाराज भी हो जाता है, जसवंत सिंह से और इनसे नाराज हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 25 जून 1658, औरंगजेब जीत जाता है। क्योंकि धर्मत का युद्ध कब हुआ था, 58 में हुआ था। औरंगजेब जीतता है। और बाद में मथुरा के अंदर, दोनों से नाराज तो था ही, मथुरा में जयसिंह प्लस में जसवंत सिंह, सॉरी एक मिनट, मथुरा में जयसिंह जाके औरंगजेब से मिलता है। ठीक है। और जब मिलता है तो बर्नियर ये बात लिखता है कि जयसिंह जब औरंगजेब से मथुरा में मिला, दोनों के बीच में खुशामद होती है, तो औरंगजेब जयसिंह को बाबा कह के बुलाता है, और बाबा जी कैसे हो, है ना, इस तरह की बात होती है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। 40 मिनट की क्लास हो गई आपके लिए, और मेरे हिसाब से बहुत है। थोड़ी थोड़ी डोज दे देता, मतलब थोड़ी थोड़ी डोज मैं आपको दिन में 3-4 बार दे देता हूँ,
है ना। तो आप दिन 3-4 बार थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे और अपन इसको पूरा कर देंगे। ठीक है। बने रहिए रोहित गर्ग के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत।